जिंदगी अधूरी सी है, वक्त भी पूरा नहीं। जैसे शिव थे आधा देह नारी का लिए, और कहलाए अर्ध नारीश्वर। अधूरेपन की पूरी जिंदगानी लिए कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार सुबह 11:15 बजे सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। नमस्कार दोस्तों, ये वक्त है आपके अपने स्पेशल कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल का, और मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त शालिनी सिंह। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब भी आती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन एक नई पहल में, तो निश्चित रूप से आपकी अपनी दोस्त बनकर आती हूँ, आपकी सॉल्यूशन दोस्त बन के आती हूँ। और आज भी बहुत सारे सॉल्यूशन को लेकर के आई हुई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या सॉल्यूशन है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता, या आप जान ही नहीं पाते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में कब और क्यों आ चुकी हैं। वैसे आज एक दिन है बहुत ख़ास, और ये दिन सिर्फ ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी में ख़ास नहीं है, ये हम सब की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रखता है। और ये दिन 2-4 अगर होने की बात करें इस दिन की जो उद्देश्य हैं, तो पूरी दुनिया में इसका जो है महत्व है, क्योंकि हमारी दौड़ भाग भरी जो ज़िंदगी है, इसमें कब हम इस पल से रूबरू हो जाएं ये हमें भी नहीं पता होता है। जी हाँ दोस्तों, आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, जैसा आप जानते ही हैं, इतने समझदार तो आप हैं ही, कि हर दिन को मनाने की कोई वजह होती है। सीधी सी बात है कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम उतने जागरूक नहीं हैं जितना होना चाहिए। और क्यों नहीं है वो भी आपको पता है, क्योंकि बहुत सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके बारे में ही हमें पता नहीं है। मेंटल हेल्थ तो खैर बहुत बाद की बात आ जाती है, लेकिन इसे हम पूरी दुनिया में सेलिब्रेट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम जान सकें कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे जो है अपनी अच्छे उसका स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। कैसे हम जानेंगे कि हमारी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। बहुत सारे सवालों के साथ आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेंगी डॉक्टर प्रीति जोशी, जो कि साइकेट्रिक हैं। और बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ तो होंगी, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये मेंटल हेल्थ डे जो मनाया जाता है उसका उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है। और मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से लेके हिस्टीरिया, डेमेंशिया, फोबिया आदि कई ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जो पूरी दुनिया में आज तेज़ी से बढ़ रही हैं। और कोरोना के दौर में तो सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन के कारण ये समस्याएं और भी बढ़ी। तो जाहिर सी बात है कि अब हम ऐसे दौर में हैं कि यहाँ एक बार फिर से बहुत ज़रूरत है इस विषय को जानने और समझने की, और इससे अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे दूर रहने की, यानी कैसे हम इसका सलूशन पा सकते हैं। इस बार यानी 2021 में एक थीम है जिसके आधार पे हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो थीम है एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। असमान दुनिया तो है ही, और अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत जो है विभिन्नताओं का देश है, जहाँ अलग अलग जाति, मजहब, कल्चर, संस्कृति, लोग और उनके विचार हैं। ऐसे में एक दूसरे से सामंजस्य बिठाना अपने आप में आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश को बड़ी खूबसूरती से जाना जाता है इसी बारे में कि हम एकता में अनेकता में एकता की बात करते हैं, अनेकता में एकता में एकजुट होकर के रहते हैं, एक दूसरे से समन्वय बिठाते हैं। तो बहुत आसान होगा कि इस बारे में भी हम समन्वय बिठा पाएँ और हम जान पाएँ
कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं कैसी होती हैं और कैसे उनसे हम समाधान जो है पा सकेंगे, उसके कैसे हम उनसे निपट सकेंगे और अपने आसपास में, घर परिवार में अगर कोई इससे पीड़ित है तो कैसे उसका हम सपोर्ट कर पाएंगे, कैसे उसे निजात दिलाने में उसका सहयोग कर पाएंगे। क्योंकि रिश्तों की जो मजबूत ताकत है, जो जड़ें हैं, वो भारत की संस्कृति में हमें बखूबी देखने को मिलती हैं। फिलहाल एक बहुत ही बढ़िया सा सॉन्ग, मोटिवेशनल सॉन्ग मैं ले रही हूँ और उसके बाद जो है आपके साथ जुड़ रही हूँ हमारी आज की एक्सपर्ट साइकियाट्रिक प्रीति जोशी के साथ में, बहुत सारे सवालों के साथ में। बने रहिए हमारे साथ रेडियो जंक्शन पर और एंजॉय करते रहिए हमारे साथ कुछ बेहतरीन नगमे और ऐसी ही कुछ जानकारी भरी बातें। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल
tension. Radio Junction. No more tension. Yeah. जिंदगी अधूरी सी है, वक्त भी पूरा नहीं। जैसे शिव थे आधा देह नारी का लिए, और कहलाए अर्ध नारीश्वर। अधूरेपन की पूरी जिंदगानी लिए कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार सुबह 11:15 बजे सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपकी दोस्त शालिनी प्रॉब्लम के सलूशन लेकर के। और आज हमारे साथ में, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, कि हमारे साथ आपके मानसिक विकारों को कैसे दूर किया जाए, इस विषय पर हमारे साथ एक्सपर्ट हैं प्रीति जोशी, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं और आपके मन की जो गहराई है उस तक पहुंचने में जो है सिद्धहस्त हैं। तो बहुत सारे सवालों के साथ हम जुड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शालिनी जी, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। जी, और प्रीति जी, जैसा कि आज हम सभी मना रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और आज 2021 जो सन चल रहा है, हर बार एक थीम होती है, इस बार भी एक थीम है, एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। तो इसके मद्देनज़र अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं, सबसे पहले तो हम एक मनोचिकित्सक के नज़रिए से जानना चाहेंगे कि ये दिवस मनाने का महत्व क्यों है। देखिए, दिवस मनाने का महत्व बहुत सरल है और बहुत गहरा भी है। जी, हर इंसान अपनी जिंदगी में जब परेशानियों से गुजरता है और वो उन्हें पार कर लेता है, तो वो उन सारी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है। हम आज जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं, ये दो वजहों से मना रहे हैं। एक, कि हम इतने आगे तक आ चुके हैं कि हम मानसिक स्वास्थ्य को इतनी इम्पोर्टेंस अब देने लगे हैं, जो कि सालों पहले नहीं मिलती थी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के टाइम पे। हाँ, बहुत वक्त लगा, पर आज हम इस पोजीशन तक पहुंचे हैं और इसको सेलिब्रेट करेंगे, इसको हम मनाएंगे आपस में, तो हम इसको और ज्यादा अचीव कर पाएंगे। हम पूरी दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंस बता पाएंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए उस पे बात कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें हैं, एक जो अब तक की लड़ाई हमने लड़ी है, एक उसका सेलिब्रेशन है ये, और आने वाली लड़ाई को या आने वाले जो हम आगे स्ट्रगल्स हैं इसको और ऊंचा उठाने के लिए उस पे हम और अवेयरनेस जगाएंगे, ताकि हम जल्द से जल्द अपने मुकाम तक पहुंचे जहां पूरे विश्व को पता हो कि मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है एक इंसान के लिए। बिल्कुल प्रीति जी, मेरे नज़रिए से अगर मैं देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो प्रतिवर्ष हम सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं, ये एक तरीके से एक रिवीजन होता है, ताकि जो हमने जीवन में खोया है, पाया है या जो सीखा है, उन्हें हम भूलें ना, और ये निरंतर प्रक्रिया जो हमारी लर्निंग की है वो चलती रहे, बढ़ती रहे, और उसको हम और विस्तृत जो है आईने में देख पाएँ और लोगों को दिखा भी पाएँ। शायद ये एक बहुत बड़ी वजह होगी। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। और चलिए एक और सवाल जो है आपसे जानना चाहूँगी कि हम जैसे एक ऐसे देश में हैं
जो विविधताओं से भरा हुआ है। और इस बार की जो थीम है वो भी कहती है कि असमान दुनिया में जो है मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रही है। तो हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे असमानताएं हैं, यानी कि विभिन्नताएं हैं, और उसमें भी बड़ी खूबसूरती से भारत ने हमेशा ये साबित किया है कि वो कैसे सामंजस्य बिठा पाता है। तो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस विषय पर भी ये सामंजस्य बैठेगा और इस बीमारी से, इस मुश्किल से हमारे देश में जो पीड़ित लोग हैं वो ज़रूर अग्रणी होंगे इस पे विजय हासिल करने में। क्या सिचुएशन है इस समय भारत की मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जैसा कि हमारा थीम भी है कि एक असामान्य दुनिया में मेंटल हेल्थ कैसा होगा जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिसके पास एक्सेस है, जो कि ज्यादातर रिसोर्सेज में होता है, जितनी भी चीजों का आप एक्सेस कर पाते हैं आप उतने ही, जो एलीट क्लास है, एलीट मतलब जो कि सबसे उपवर्ग का क्लास है, जहाँ पे उनको पैसा है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और इसके लिए एक्सेस कर पाते हैं। ये एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे स्तर पे आएंगे फाइनेंशियली या आय, मध्य आय या बिलो मध्य आय के वर्ग में, वहां पे ये है कि पहले उनको 2 वक्त की रोटी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य। तो एक ऐसे घर का बच्चा जहाँ पे पिता की तनख्वाह बस इतनी है कि महीना चल जाता है, यदि उनके बच्चे को कोई भी मानसिक बीमारी होगी या उनके घर में किसी को भी कोई मानसिक बीमारी होगी, वो डॉक्टर के पास तक जाने की पहले तो शायद उनको ये समझ नहीं होगी कि इस चीज का इलाज हो भी सकता है। दूसरा, पहुंचने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उसके खर्चे उठा पाना, उन्हें संभाल पाना, और उस मनुष्य के लिए जो किसी भी प्रकार के मानसिक परेशानी से गुजर रहा हो, उसको सक्षम बनाने में जितने रिसोर्सेज लगते हैं, जितनी मेहनत लगती है, वो वर्ग के लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अनइक्वल वर्ल्ड में हम कैसे सब तक मेंटल हेल्थ पहुंचाएं, इसी बारे में हमें बात करनी है, और इसी बारे में हमें बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्म करना है, बहुत सारे तरीके निकालने हैं कि हर वर्ग के लोगों तक ये पहुंचे। जैसे हर वर्ग के लोगों तक हम कोविड की वैक्सीन पहुंचाना चाहते हैं, वैसे ही हर वर्ग के लोगों तक हम मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, जब आपको परेशानियां हो तो आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और ये कोई माता नहीं आ गई, कोई भूत नहीं चढ़ गया, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है आपके निमोनिया और बुखार की तरह, और इसका कोई ना कोई इलाज जरूर है यदि आप सही इंसान तक पहुंच करके उसकी जानकारी ले सके। जी, और प्रीति जी, आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, तो आप ये बेहतर बता सकती हैं कि एक आम आदमी जिसे इस बात का पता तो हो कि ये जो है समस्या जो है मानसिक है, डिप्रेशन है, अगर, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे कॉमन से शब्द से परिचित हो जाते हैं लोग और अनुमान लगाते हैं, क्योंकि सुनने के लिए उन्हें पता होता है कि हाँ डिप्रेशन भी कुछ होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आर्थिक कमजोरी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास स्थिति में पाई जाती है, तो क्या लगता है कि अगर आपको कुछ सोल्यूशन देने हो तो क्या सोल्यूशन देंगी? कैसे उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में हम मदद कर सकते हैं सहयोगात्मक रूप से? देखिए, मदद करने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना आना चाहिए कि सामने वाले को मदद की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई मनुष्य मानसिक स्वास्थ्य की किसी भी परेशानी से गुजर रहा होता है, किसी बीमारी से गुजर रहा होता है, तो आम लोग या जो अपने आप को मेंटली हेल्दी समझते हैं, उनका ये होता है कि ये समझ नहीं रहे हैं, ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, इनके अंदर हमारे प्रति कोई क्या कहते हैं भावना ही नहीं है कि ये हमारे लिए कुछ करें, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, है ना। हम इस तरीके के नाम देते हैं, जबकि वो इंसान, वो मनुष्य सच में बहुत परेशान है और सच में वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। वरना आप खुद ही बताइए, कोई क्यों परेशान रहना चाहेगा अपने मन से पूरी जिंदगी, है ना। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई करना सीखें कि दिक्कत है क्या सामने वाले को। अब क्या है कि डिप्रेशन वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत भारी मात्रा में लोग इसको यूज करते हैं कि अरे मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं भाई मेगा डिप्रेशन हो गया है मुझे, जी। मेरे नंबर कम आ गए, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, डोंट टॉक टू मी। कोई किसी ने कोई मैसेज किया जो, या मेरा जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई तेरा भाई डिप्रेस है, चल बाहर घूमने चले। हम इस तरीके से इसको बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल है नहीं। छोटी छोटी परेशानियों में जो हम उलझते हैं और टेंशन आते हैं, निश्चित रूप से ये टेंशन तो डिप्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं, देखिए परेशानी है, हम मान रहे हैं परेशानी है,
हम मान रहे हैं कि तुम दुखी भी हो कि परेशानी है, पर तुम इसको डिप्रेशन कह रहे हो। ये काम आपको एक मनोचिकित्सक, एक मनोवैज्ञानिक के ऊपर छोड़ना होगा। जैसे आप खुद नहीं बताते कि आपको डेंगू हो गया है या आपको जॉन्डिस हो गया है, डॉक्टर डायग्नोस करता है, उसी तरीके से आप जाइए मनोवैज्ञानिक के पास, आप जाइए मनोचिकित्सक के पास और उनसे कहिए कि वो डायग्नोस करें कि क्या है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही अपने आप को लेबल करके घूमते रहेंगे तो वो लोग जिनको जेन्युइनली ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना फिर। जी क्योंकि लोग कहेंगे मैं भी तो दुखी हूँ, तुम क्यों नहीं खुश हो जाते। लेकिन तुम्हारा दुख और उसके दुख में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जो जीवन संघर्ष है और उसकी जो चुनौतियाँ हैं वो हम सभी के जीवन में आती हैं और उससे हमें संघर्ष करके पार पाना ही होता है, लेकिन वो संघर्ष कभी भी डिप्रेशन या तनाव नहीं होता है। हाँ, कुछ पल के लिए हम हताश और निराश हो सकते हैं, और वो हताशा और निराशा भी डिप्रेशन नहीं होती है। डिप्रेशन और हताशा और निराशा की जो बारीकी है उसे पहचानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो हम चिकित्सक के पास जाएं, उससे सलाह लें। ज़रूरी नहीं है कि चिकित्सक के पास जाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि वो दवा ले। हो सकता है कि आपको ये समझने में आसानी हो कि आप वाकई डिप्रेशन में हैं या उस तरफ जा रहे हैं, या एक सामान्य छोटी सी बेवजह की चिंता है जिसे हमने दिमाग में पाल लिया है कि हमें डिप्रेशन है, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसा ही काम करता है जैसा हम सोचते हैं। जी शालिनी जी, इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर आपको ये चीजें दिखाई दें अपने अंदर या सामने वाले के अंदर, तो आपको डिप्रेशन नहीं कहना है, आपको उसे भेजना है एक प्रोफेशनल के पास जो कि उस चीज को आइडेंटिफाई या डायग्नोस करने में सक्षम है। तो डिप्रेशन में जनरली क्या सिम्टम्स होते हैं? एक, स्लीप का बहुत डिस्टर्बेंस होता है जी। या तो आप बहुत ज्यादा सोएंगे, मतलब 14-14, 15-15 घंटे इंसान सोएगा, या फिर नींद ही नहीं आएगी, ये एक है। इसके बाद आपको या तो भूख लगनी एकदम बंद हो जाएगी, बहुत कम खाएंगे आप, या आप बहुत ज्यादा खाएंगे, खाते ही रहेंगे, खाने से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपका वो चीजें जिनको करने में आपका इंटरेस्ट होता है, जैसे कि आपको डांस करना बहुत पसंद है ना, और सडनली मतलब कुछ समय से आपका उस एक्टिविटी में, उस डांस में, उस नृत्य में अब मन नहीं करता। जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो आप बहुत खुश होकर उसे देखा करते थे, अब आप नहीं देखना चाहते, आपका मन नहीं है। तो वो चीजें जिनमें आपका इंटरेस्ट है, आपका रुझाव है, आपका अट्रैक्शन है, जब आपका उनसे मन हटने लगे, लूज करने लगे, अचानक से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, मतलब आप अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाए, बहुत गुस्सा आ जाए, या बहुत ज्यादा चिंता करने लगे, स्वयं को नियंत्रण में ना रख पाए, है ना। और कभी कभी हम उसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में हम कहते हैं क्राइंग स्पेल। आप बैठे हैं, आपके मन में एक ख्याल आया और आप फूट फूट के रोने लगे उसमें। ये कुछ चीजें हैं जो बताती हैं कि आपका मन स्वस्थ नहीं है, स्थिर नहीं है जी। और ये वो वक्त है जब आपको एक मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए, अपनी ये बातें बतानी चाहिए, और फिर वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या है। क्योंकि कई बार मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, हमारे जो मुद्दे होते हैं, वो ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब हो सकता है कि आप बहुत दुखी हो और आपको लग रहा हो कि आप डिप्रेस्ड हैं, लेकिन हो सकता है वो डिप्रेशन के बजाय कुछ और, है ना जी। तो इसीलिए हमें खुद लेबल नहीं करना है, हमें खुद नहीं डायग्नोस करना है कि हमें क्या दिक्कत है, हमें जाना है और एक प्रोफेशनल की राय लेनी है। एक चीज और मैं इसके साथ कहना चाहूंगी शालिनी जी, जैसा मैंने अभी कहा था कि कोई खबर सुनी या कोई चीज आई, कोई रिजेक्शन मिला और आप तुरंत कह देते हैं आप डिप्रेस्ड हैं। जी जी, ऐसे नहीं होता है जी। जैसे बुखार भी जब 3 दिन से ज्यादा रह जाए तो हम परेशान होने लगते हैं, वरना 1-2 दिन के बुखार में हम थोड़ा सा घरेलू नुस्खे अपना के ठीक हो जाते हैं जनरली जी जी। डिप्रेशन भी 2 हफ्तों तक अगर आपके जो मैंने सिम्टम्स बताए वो सारे, या उनमें से 2-3 सिम्टम्स अगर आप महसूस कर रहे हैं 2 हफ्ते से, तो अब ये वक्त है कि आप देखें, या आपके घर में जिसको भी ये परेशानियां, आप उन्हें लें और मनोवैज्ञानिक के पास जाएं कि देखिए पिछले 2 हफ्तों से ऐसा हो रहा है। क्योंकि कई बार जब हम किसी अपने को खो देते हैं जी जी। जब हम कोई बहुत मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, पूरा काम फेल हो जाता है या अचानक से बिजनेस डूब जाता है, तो
स्वाभाविक है हमारा दुखी होना, स्वाभाविक है हमारा रोना। तो बिल्कुल तुरंत उसको डिप्रेशन नहीं कहना है, उसे बिल्कुल। वक्त दे। आप इंसान हैं, आप भावनाएं महसूस करेंगे, जी जी लेकिन एक वक्त के बाद वो नियंत्रण में भी आती है। और जब ये ना हो पा रहा हो तब आपको सलाह लेनी है, आपको मदद लेनी है। बिल्कुल प्रीति जी, ये हम कहना चाहेंगे कि अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ सवाल हैं युवाओं से जुड़े हुए और उनको हम बिल्कुल लेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक। और अपने दोस्तों को हम बताना चाहते हैं गीत के माध्यम से कि ये जो जीवन है ये लगातार चलने का नाम है, और इस पे जो संघर्ष है उसे हम भाग नहीं सकते हैं, उसे हमें कंप्लीट करना ही करना है। और बस तो हम यही कहेंगे, चलते रहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने सफ़र में, अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो जंक्शन पर ये बेहतरीन सा गाना। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल, से आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चलन मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम।
बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इस पे मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के जुग से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। का विशेष हमारे साथ हैं प्रीति जोशी, मनोवैज्ञानिक। आज हम मना रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और इस बार के थीम है एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। अभी तक हमने जाना कि डिप्रेशन होता क्या है, क्या बारीकी है डिप्रेशन और ये जो रेगुलर की हमारी टेंशन जिसे हम डिप्रेशन कह देते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है, वो हमने जाना। प्रीति जी, एक हम सवाल लेना चाहेंगे जो आज के समय में बहुत ही गंभीर है, वो ये कि जो युवा, देश का युवा जिसे हम जोश से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर समझते हैं और कहते हैं, हमारे भारत में हम अक्सर कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो युवाओं का देश है और युवा हमारा भविष्य है। आज वो भविष्य, युवा जो है, जो भविष्य जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो डिप्रेशन के गर्त में लगातार गिर रहा है और ये जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह कई बार बहुत सारी सामने आती हैं। एक तो ये कि पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है और ये उम्र, युवाओं की ऐसी जो उम्र होती है किशोरावस्था के बाद, हम जब जवानी की दहलीज में कदम रखते हैं, जहाँ पे करियर इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्यार इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें, और परिवार वालों की उम्मीद भी वहाँ पे होती हैं कि अब इनको लाइफ में एक ऐसे पड़ाव पर है जहाँ पे ज़िंदगी का सेटलमेंट देखना चाहते हैं, वो हर एंगल से, कई मायनों से। अब ऐसी सिचुएशन में प्रतियोगिता तगड़ी है, दूसरी तरफ रिश्तों की जो मर्यादा है, वो कहीं ना कहीं रिश्तों की जो जड़ें हैं वो बड़ी कमज़ोर दिखती हैं आज वर्तमान युग में। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार हम देखते हैं कि ये जो निराशा है ये आत्महत्या के कगार तक भी आती है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखती हैं और क्या इसके लिए क्या हल हो सकते हैं कि कैसे इनसे निजात पाई जाए? युवाओं को कैसे हम मार्गदर्शन दे सकते हैं कि वो अपने आप को इससे बाहर निकाल करके अपने बेहतर भविष्य की जो कल्पना है उसे संवारने का प्रयास करें? देखिए, युवा अवस्था जो होती है ना, किशोरावस्था में जब हमारे बच्चे होते हैं, ये बहुत डेलिकेट वक्त होता है इनके लिए। जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम चौक से लिख देते हैं ना, स्लेट पे हम लिखते हैं, वो एकदम स्लेट जैसे होते हैं। हम जो उन्हें सिखाएंगे वो वही सीखेंगे जी। और ये बहुत दुख की बात है कि हम बच्चों को बचपन से अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रण में करना नहीं सिखा पाते। देखिए, जब बच्चे हमारे लड़ाई करके आते हैं किसी से, क्यों आते हैं? कि उन्हें गुस्सा आ जाता है। हम उन्हें बचपन से ये नहीं सिखा रहे हैं कि अपने गुस्से को कैसे चैनलाइज करना है। भावनाएं क्या है? एक एनर्जी है ना, इस एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे घटा सकते हो। अगर ये नियंत्रण हम उन्हें बचपन से सिखाना शुरू कर दें तो एक बहुत फंक्शनल अडल्ट बनते हैं वो।
लेकिन हम इस पे ध्यान कम देते हैं। हम उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करने को कहते हैं, आगे बढ़ना है, उनको भविष्य में क्या करना है वो आज इतना ज्यादा बता देते हैं कि उनको एंजाइटी होने लगती है, चिंता होने लगती है कि आने वाले कल में मुझे ये करना है। तो एक तो ये है कि हम उन्हें इमोशंस का नॉलेज नहीं देते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं। दूसरा एक इशू जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जो कि फिजिकल भी है, कि ये किशोरावस्था में हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का बहुत चेंज होता है जी। और ये हॉर्मोन्स का चेंज जो होता है ये हमारे अगेन मूड को इफेक्ट करता है। हमारे अंदर इरिटेशन हो सकता है, बढ़ा हो किसी वक्त, कभी हम ज्यादा बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से संतुलन में नहीं होती है फिजिकली। तो कई बार हॉर्मोन्स का भी जो डिसबैलेंस है, जो कि होगा ही, किशोरावस्था तो पूरी हॉर्मोन्स में उसी समय उनके अंदर चेंजेस भी आ रहे होते हैं, तो उस समय उनको ये सारी चीजें बताना कि बेटा इस उम्र में तुम्हें हो सकता है इस तरीके की फीलिंग्स आए, तुम बहुत इरिटेटेड फील करो, तुम्हारी बॉडी में चेंज आएगा, पर ये स्वाभाविक है, ये नॉर्मल है, तुम्हारी बॉडी का बदलना नॉर्मल है। अगर हम उन्हें ये चीजें पहले से बता के रखेंगे तो अगेन जब वो चेंज देखेंगे होते हुए अपने अंदर, वो परेशान नहीं होंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको हमने बताया नहीं है कि करना क्या है, और वो अचानक से सिचुएशन में आ जाते हैं तो उनका जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। और जो ज्यादातर परेशानियां झेल रहे होते हैं कई बार बच्चे, घर में माँ बाप का डिवोर्स हो रहा है, स्कूल में उनको बहुत ज्यादा दोस्तों में उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, काफी गलत तरीके से उनको बुली करा जा रहा है। एक तो मजाक में छोटा मोटा कर ही देते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे जब बच्चे परेशान करते हैं स्कूल में, हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, स्किल्स नहीं देते हैं जीवन को जीने के लिए। जीवन शैली एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें उन्हें बचपन से सिखानी है ताकि वो अपने जीवन को बहुत सरल रखें। तो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो ऐड ऑन करती हैं या जो एक बेस बनाती हैं कि शायद ये बच्चा ज्यादा सेंसिटिव होगा अगर डिप्रेशन या कोई भी ट्रॉमेटिक चीज होती है या कोई बड़ा चीज होता है तो शायद ये नहीं संभाल पाएगा, इसका मन नहीं संभाल पाएगा। तो चैलेंजेस डील करने के लिए उन्हें बचपन से ट्रेन करना बहुत जरूरी है जब हम बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। ये मैं सभी माँ बाप से कहना चाहूंगी। साइंस के बारे में तो बता ही चुकी हूँ कि कैसा दिखता है। अब रही बात कि कैसे डील किया जाए, एक कि उन्हें पग पग पर बताइए कि आने वाले कल में क्या क्या जो समस्याएं आ सकती हैं उन्हें डील कैसे करना है। सिर्फ समस्याएं नहीं बतानी है, उनको डील करने के तरीके भी बताने और इफेक्टिव तरीके बताने कि बेटा अगर किसी से लड़ाई का मौका आ जाए तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो तो हम कहते हैं ना 10 तक उल्टी गिनती गिनो, है ना, और एक गहरी सांस लो। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हमें उन्हें बचपन से सिखानी पड़ेंगी ताकि जब गुस्सा आए, जब कोई ऐसी सिचुएशन में हो कि उन्हें बहुत ज्यादा इमोशनली वो ओवरवेल्म्ड हो जाए तो वो अपने आप को नियंत्रण में ला पाए। दूसरी चीज, हमें बहुत ध्यान देना होता है एज अ पेरेंट, और कई बार हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि हम अपने बच्चों को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनमें और आप में 1-2 दशकों का शायद फर्क होगा। तो उनकी दुनिया को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं उनकी नजरिए से, तो अगेन मैं कहूंगी एक परामर्शदाता के पास जाएं, एक मनोवैज्ञानिक के पास जाएं जो उस बच्चे को खुद को समझने में मदद करे। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। आप कैसे हैं, आपको क्या पसंद है, और कब आपको सामने वाले के लिए लाइन ड्रॉ करके कहना है कि अब इसके आगे तुम नहीं बढ़ोगे। ये आवाज अपने युवाओं को अगर हम दे पाए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम उनको एक शब्द का प्रयोग किया जी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, जीवन जीने की कला सिखानी होगी बच्चों को। आपके नजरिए में जीवन जीने की कला क्या है? मेरे नजरिए में जीवन जीने की कला में सबसे पहले ये आता है कि खुद को पहचानना, सबसे पहले कि मैं कौन हूँ जी। दूसरा, मेरे जो विचार हैं मैं उन्हें सही शब्दों में सामने वाले को कह पाऊं, कम्युनिकेशन करना जी। ये जो बात करने का हम आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या शब्द चुने जाएं कि वो किसी को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला और आपको पसंद नहीं आया, है ना, तो जो रिलेशनशिप है, हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक इस दुनिया में किताबों के साथ नहीं लोगों के साथ जीते हैं जी। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बहुत बार बचपन से लेके आखिरी सांस तक हम आए दिन चीजें डिसाइड करते हैं
कि आज मैं क्या कपड़े पहनूं, आज कई लोग तो ये भी सोचते कि आज नहाना है कि नहीं नहाना है, आज कौन सा सब्जेक्ट पढूं। डिसाइड करना, ये छोटे छोटे डिसीजन है और कभी कभी बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं कि इस बिजनेस में पैसा लगाना है कि उस बिजनेस में पैसा लगाना है, किस तरीके से सेव करना है, ये जो डिसाइड करने की एबिलिटी है ना, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। माँ बाप आजकल के क्या करते हैं, ज्यादातर मैंने ये देखा है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार में रखते हैं, उनको छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं लेने देते। नहीं, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है, मैं बताऊंगी तुम आज क्या पहनोगे। जब हम अपने बच्चों को छोटे छोटे डिसीजन उनकी लाइफ के खुद लेने देते हैं और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उससे भी उनको खुद डील करने देते हैं, वो आने वाले बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए सक्षम बनते हैं। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी, चौथी, सोचने का तरीका। हम कई बार ना एक ही तरीका अपनाते हैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नहीं, हमें अपने बच्चों को अलग अलग तरीके बताने हैं कि बेटा कई बार इमोशनली सोचना पड़ता है कि सामने वाले के इमोशंस ना हर्ट हो, तो हम इस तरीके से काम करें। कई बार प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि नहीं, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस शायद ज्यादा हो, मैं सामने वाले को नहीं अलग अलग तरीके से। क्योंकि कई लोग आके क्या कहते हैं, मैं ना बहुत इमोशनल हूँ, मुझे जो कोई कहता है मैं मान लेती हूँ। ऐसा नहीं सिखाना है बच्चों को ये सिखाना है कि परिस्थिति के साथ आपको भी बदलना है। आप हर समय, हर मनुष्य, हर काम के साथ सेम तरीके से नहीं चल सकते, सेम सोच के साथ नहीं चल सकते। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना, मोल्ड कर पाए जिससे वो, ये चीज सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि इन्होंने, प्रीति जोशी जी ने हमें बताया, इसमें से कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि हाँ, हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो इस मकसद से पढ़ाते हैं कि वो अपने जीवन में सफल जीवन जिएं, और सफल जीवन का रहस्य जो है वो किताबों में नहीं मिलेगा आपको, वो जीवन जीने के संघर्ष के साथ मिलेगा। तो बेहतर है कि बचपन से जब बच्चा चलना सीखता है, वो अपने घुटने पर गिरता है, उठता है, उसे खुद से उठने दें, और वहीं से आप अपने मन में कर लें कि ये जो परिस्थितियाँ शुरुआत हो रही सीखने की, जो प्राकृतिक प्रदत्त हैं, उनको वैसे ही आगे बढ़ने दें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम बच्चों के साथ जो व्यवहार, हम उनकी सुविधाएं जो इतनी देते चले जा रहे हैं, तो वो संघर्ष करना भूल गए हैं। और निश्चित रूप से जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो वो छोटी सी बात, अगर उन्हें किसी चीज़ पे विचार करना है, कोई निर्णय लेना है, तो वो फैसला नहीं कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं आप पर निर्भर होते हैं। तो उन्हें आत्मनिर्भरता की, जो हम शब्द की बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनने दें। और मुश्किल हालात में आप सॉल्यूशन सुझाने के बजाय उन पर छोड़े कि तुम क्या करोगे। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर उन्होंने 19 सोचा है तो उसको 20 करने के लिए आप सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, तो शायद लगता है कि कुछ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किताबों में, बंद कमरों में रह के किताबें पढ़ने से जो है आप व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं सीखते हैं। अपने बच्चों को शुरू से ही आप अपने साथ लेके जाएं, अपने परिवार में, रिलेशन में, शादी ब्याह और या तमाम जो भी फंक्शंस हैं उनमें ले जाएं और ये मैनर सिखाएं कि कैसे रिलेटिव लोगों से बिहेव करना है, कौन किस रिश्ते में है, उसके साथ क्या व्यवहार है, किस रिश्ते का क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें जब हम सिखाएंगे शुरू से ही। और ये जो विकल्प एक और पेरेंट्स ने बना रखा है कि मेरा बच्चे का कोर्स बहुत है, पढ़ाई बहुत है, लेकिन हाँ, हमें उसी में तालमेल बिठाना है और जीवन के जो और भी मायने हैं, जो भी और भी पड़ाव हैं, उन सभी से परिचित कराना है। क्योंकि सिर्फ किताबी शिक्षा से जो है हम सफल जीवन जीने में बिल्कुल सफल होंगे नहीं। तो ये बात आज समय बानी, और ये एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन की। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना लेते हैं और उसके बाद हम फिर जुड़ते हैं और जो है कुछ एक महत्वपूर्ण सवालों के साथ में। अगला जो गाना है दोस्तों, ये गाना बहुत ही खूबसूरत है और इस गाने को अगर हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिलती है। और ये वीरांगना फिल्म का गाना है, तू बढ़ता चल। एंजॉय कीजिए हमारे साथ में ये गाना, तू बढ़ता चल। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही, ना है हम सफर। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही, ना है हम सफर।
हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे राह तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे, जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब तुझको। पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah! दोस्तों कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये जो समय है इसकी रफ्तार बड़ी तेज़ी से भागती है। जब खास बात करनी होती है तो लगता है कि समय वाकई बहुत तेज़ी से भागता चला जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समय को तो हम बांध नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम अपनी प्रक्रिया को निरंतर जारी रख सकते हैं। और ये जो विषय आज हमने चुना है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, इस महीने हम लगातार इससे जुड़े कई सेशन करते चलेंगे, रेडियो पर भी और रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज पर भी। तो बिल्कुल आप रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ से मिलेंगे आपको हर अपडेट्स। और ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े तमाम विषयों को लेके चलेंगे, जिसमें पेरेंटिंग कैसे हो, जिसमें महिलाओं में स्वास्थ्य को देखते हुए उस दृष्टिकोण से भी हम बात करेंगे, जिसमें हम काम के प्रेशर की वजह से हम युवाओं पर बात करेंगे, बच्चों पर बात करेंगे और ट्रांसजेंडर पे बात करेंगे। जैसे तमाम विषय होंगे, हर विषय के पहलू को हम छूने की कोशिश करेंगे और उसमें हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे और समस्याओं से जुड़े लोग भी कोशिश होगी कि वो हमारे साथ जुड़ें और अपनी समस्याएं रखें। आप सभी लोग भी इस समस्याओं से अगर जुड़े हैं या आसपास देखते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा। और हमारे साथ इस समय प्रीति जोशी जी जुड़ी हुई हैं। हम जानते हैं कि और क्या चीज़ें हैं, छोटे बच्चों में भी आज डिप्रेशन जैसी चीज़ बड़ी देखने को मिलती है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सोचते हैं कि छोटे बच्चे को डिप्रेशन है, उसको कौन सी चिंता, उसको कौन सी टेंशन है, क्योंकि बचपन तो बड़ा मस्त होता है ना, खुशनुमा एहसास होता है और ऐसा हम हमेशा से सोचते आए हैं। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। आज कई बार बहुत सारी सिचुएशन पैदा होती हैं कि बचपन में बच्चा डिप्रेशन में है और हम जान ही नहीं पाते हैं।
ऐसे उदाहरण मैंने खुद भी देखे हैं ट्यूशन में, कोचिंग में, कि बच्चा कम उम्र का है और वो जाता है ट्यूशन में, और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बहुत अच्छा फास्ट लर्निंग है, अचानक से गुमसुम रहने लगता है। क्या वजह है? घर में भी डांट पड़ती है, टीचर भी डांटती है। तो जब ऐसी सिचुएशन, सच कहूँ तो मेरे सामने जब आई थी और मैंने किसी बच्चे को देखा, तो मैंने खुद आगे होके बात करी। मैंने कहा निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चे के जहन में है, और चूंकि वो छोटा है तो वो अपने पेरेंट्स से कह नहीं सकता, वो क्या फील कर रहा है वो कह नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस कर रहा हो सकता है, क्योंकि आज के समय में दोस्तों आप देखते हैं पेरेंट्स को कि वो घर में बच्चे को काम दे दिया, उसको खाना दे दिया, उसे टीवी का रिमोट पकड़ा दिया, कार्टून दे दिया या मोबाइल दे दिया, और खुद फ़ोन में व्यस्त हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर बच्चा छोटा है और उसे अगर अटैचमेंट है अपने माँ से, उसे इमोशन चाहिए, उसे इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए, ऐसे में वो अकेलापन महसूस करता है। और कई बार अगर उससे कोई छोटी सी गलती हो गई तो डर से भी वो नहीं बता, क्योंकि अक्सर हम डांट देते हैं। तो हमें नोटिस करना होगा कि जो बच्चे में बदलाव हो रहा है व्यवहार में, कि एकदम से पढ़ाई से उसका जो रुझान है वो डाउन हो रहा है, उसका लेवल डाउन हो रहा है, तो सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई वजह मिलेगी आपको, और उस वजह का समाधान आप बहुत आसानी से घर पर ही कर पाएंगे। प्रीति जी, इस विषय में जो है हम, ये तो हमारा अपना अनुभव था, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे जो निजात पाना है, उसके लिए क्या वाकई सबसे पहले डॉक्टर की ही ज़रूरत होगी, या घर में पेरेंट्स भी अपने आप में एक बड़ा जो है मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक स्तर पे भूमिका निभा सकता है छोटे बच्चों के साथ? देखिए, पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों की लाइफ में। वो जो करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, वो जो बताते हैं बच्चे वही मानते हैं एक लंबे समय तक। उनका सोचने का तरीका वैसा ही होता है जैसे उनके माँ बाप का होता है। तो पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। यदि माँ बाप, जैसा कि आपने कहा, कि बहुत ज्यादा डांट देते, तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताएगा नहीं, और जो परेशानी कहीं ना जाए और अंदर ही अंदर रहे, वो अंदर से इंसान को खोखला ही बनाती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। तो जैसा कि आपने अलग अलग तरीके बताए, मैं इन्हें कुछ भाग में बांटती हूँ। एक तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल होता है डेमोक्रेटिक, कहते हैं हम उसे, जिसमें हम बच्चे को थोड़ी सी छूट भी देते हैं और उस पर उसी समय नजर भी रखते हैं। जो कि मैं पहले कह रही थी कि आप उन्हें अपनी जिंदगी के निर्णय लेने दें, तो उसमें हमें बच्चे को छोटी छोटी चीजें करने देनी है। हर चीज में डांटना नहीं है, कुछ चीजों में उसे खुद आगे बढ़ के बताने की भी जरूरत होती है, बट हर समय एक पुलिस की तरह नहीं रहना। और इसी का ऑपोजिट है, एक पेरेंटिंग का तरीका होता है जिसमें माँ बाप पूरे टाइम बच्चे के पीछे लगे रहते हैं। अब तुम्हारे पढ़ने का वक्त हो गया, अब तुम्हारे खाने का वक्त हो गया, अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। वो बच्चा एक तरीके से पूरी तरह डिपेंडेंट रहेगा, और वो कभी इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी के सारे निर्णय आपने लिए हैं। तो अगर सडनली मान लीजिए कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उसे ही सब कुछ करना है स्कूल में, उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, उसके हाथ पैर छूटेंगे, और फिर मान लीजिए वो नहीं परफॉर्म कर पाया, तो उसको बहुत ज्यादा दुख होगा। और अगर वो दुख एक बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो शायद वो डिप्रेशन में भी बदल सकता है। इसी तरीके से कुछ माँ बाप होते हैं जो एकदम ध्यान ही नहीं देते, जो करना है करो, जो खाना है खाओ, जो मना है वो करो। ये तरीके का जो पेरेंटिंग है शालिनी जी, इसमें क्या होता है, बच्चा जब साइंस दिखाता भी है कि उसे डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स अगर उसके बिहेवियर में दिख भी रहे हैं, तो माँ बाप शायद उसे अनदेखा करते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही रोता रहता है, अरे ये तो रोज ही नाटक करता रहता है। जबकि अगर बच्चा बहुत रो रहा है, उसको बहुत थकान महसूस हो रही है, उसके अचानक से पढ़ाई में ग्रेड कम होने लगे हैं, अगर माँ बाप परमिसिव पेरेंटिंग कर रहे हैं, मतलब जैसा है चलने दो, इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अगेन उस बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बहुत स्वस्थ नहीं होगा, वो नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा धीमे धीमे करके। तो पेरेंटिंग का एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। साथ ही आप बच्चे के सामने कैसी छवि बना रहे हैं। जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आप एकदम चिढ़ के घर में सबके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, या आप उसको शांति से डील करते हैं और बच्चे को बताते हैं कि आज देखो ऐसा हुआ और पापा ने इस तरीके से चीजें करी। तो आप बच्चे के सामने कैसा रोल मॉडल बना रहे हैं खुद को, क्योंकि वो हमेशा आपको देखता है बचपन से। जी। पड़ोसी बाद में आते हैं, टीचर बाद में आता है, फ्रेंड्स बाद में आते हैं, और पूरी की पूरी दुनिया जब आप उन्हें कॉलेज भेज देते हैं तब आती है उनके सामने। बिल्कुल। तो आपका बिहेवियर अपने बच्चे के सामने कैसा है? आप कम मार्क्स आने पर डांट रहे हैं, या उसे कह रहे हैं
कि अच्छा हुआ तुम पास हो गए हो, अगली बार हम और मेहनत करेंगे अगर तुम चाहो तो, नहीं तो तुम्हारा जिस चीज में इंटरेस्ट है बेटा उसमें सबसे अच्छा करना सीखो। प्रियंका हमारे जी, शब्द क्या है? प्रियंका जी, एक सवाल, अभी चूंकि आपने बात की कि पेरेंट्स के बाद मतलब टीचर और दोस्त और समाज सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो ये आपने भी महसूस किया होगा, और हम खुद जब हम एज अ पेरेंटिंग लाइफ में होते हैं तो हम महसूस बहुत करीब से करते हैं कि जो बच्चा होता है पेरेंट्स के बाद वो सबसे अधिक समय किसी अन्य के साथ बिताता है, तो वो बिताता है अपने टीचर्स के साथ। और छोटे बच्चों में अपने टीचर के साथ बड़ा अटैचमेंट देखा जाता है कि अगर कोई टीचर उसे प्यार करती है तो वो घर से ज़्यादा बात टीचर की मानता है, और हम लोगों को टीचर से कहना पड़ता है कि मैम ये घर में नहीं सुनता है पर आपकी बात सुनता है, आप इस चीज़ के लिए कहें, आप इसे खाना खाने के लिए बोलें। यानी कि बच्चे का जो अटैचमेंट या बॉन्डिंग है एक ऐसी टीचर से है जो उसके लिए अच्छी है। वहीं पे टीचर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बचपन से वही सिखा रही होती है, और बहुत सारे पेरेंट्स की अगर बात करें उनसे कहीं ज़्यादा टीचर सिखा रही होती हैं। तो टीचर की भूमिका, उनका जो व्यवहार है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसा व्यवहार हो। तो मुझे लगता है कई बार कि यहाँ पे आज के समय में पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाने की ज़रूरत है, और टीचरों को भी जो है ऐसे तमाम सेशन दिए जाने की ज़रूरत है। जी, जो आपने कहा ट्रेनिंग की बात, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रहा है, और हर महीने टीचर्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। कोविड चल रहा है इसलिए ऑनलाइन होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें टीचर्स एज रोल मॉडल्स, टीचर्स एज चेंज मेकर्स, हाउ टू मेक अ हैप्पी क्लासरूम, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे वर्कशॉप टीचर्स के लिए कराए जा रहे हैं। बस एक चीज हो जाती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का थोड़ा फर्क होता है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कराना शुरू कर चुके हैं। अब सीबीएसई बोर्ड ने तो गाइडलाइंस भी काफी अच्छी चेंज करी हैं अब अपनी, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो एक बेहतर कल के बहुत ज्यादा उम्मीद है जिसमें हम आज काम कर रहे हैं। तो I'm very hopeful for the future that we are going to plan for our children. तो आपको क्या लगता है कि ये जो टीचर्स के साथ सेशन कराए जाने की तैयारी है या जो कराए जा रहे हैं, इसमें क्या टीचर्स और पेरेंट्स को कंबाइन करके अगर कराया जाए तो बेहतर परिणाम हो सकते हैं? क्योंकि आप एक मनोवैज्ञानिक है तो उसका परिणाम आप बेहतर बता सकती हैं। जी बिल्कुल, जब भी हम टीम वर्क में काम करते हैं तो रिजल्ट हमेशा ज्यादा अच्छा आता है, वी वर्क मच बेटर। तो हाँ, स्कूल टीचर्स के लिए क्योंकि करा सकता है इसलिए वो करा रहे हैं, पेरेंट्स को ला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप एकदम सही कह रही हैं, और ये मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर पेरेंट्स के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स हों और पेरेंट्स विलिंगली आए पार्टिसिपेट करने, क्योंकि पेरेंट्स आजकल इतने बिजी हो गए हैं, घर में दोनों माँ बाप कमाने के लिए बाहर जाते हैं, बच्चे दादा दादी के साथ रहते हैं, कई बार बच्चे अकेले जाते हैं। तो इस घर में अकेलेपन का या दोनों माँ बाप के बिजी होने की वजह से इफेक्ट पड़ता है। तो पेरेंटिंग से रिलेटेड वर्कशॉप स्कूल्स को एंड गवर्नमेंट को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरा विचार यहाँ पे ये था कि जैसे स्कूलों में पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स चाहे जितना भी व्यस्त हो पर कोई ना कोई माँ बाप में से टाइम निकाल के आता है, और उस टाइम में अगर 1 घंटे का सेशन, और उस सेशन में अगर ऐसा रहे कि जो टीचर्स को सिखाया जाता है वो पेरेंट्स भी हों वहाँ पे, अपने सवाल अपनी प्रॉब्लम्स रखें, क्योंकि पेरेंट्स ऐसा होता है जो अपने बच्चे को उसके एक एक व्यवहार को, उसके हाव भाव को बहुत अच्छे से समझ रहा होता है जन्म से, और टीचर उसे चूँकि दिन में गाइड कर रही होती है एक समय के बाद में। तो जब दोनों एक साथ एक जगह पर होते हैं और प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे बच्चों की परवरिश में हम उनके विकास में सहयोग मिल करके अच्छा परिणाम दे सकें, कैसे उज्जवल भविष्य बना सकें, तो दोनों अगर साथ में एक जगह एक मंच पर हों तो निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छे परिणाम हम दे सकते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। और उम्मीद करती हूँ कि शायद ये चीज़ बहुत लोगों को रास आए, बहुत लोगों को पसंद आए। एक प्रयास किए जाएँ तो निश्चित रूप से इसके परिणाम मिलेंगे, और पेरेंट्स भी आज बच्चों को लेकर सजग हैं तो टाइम ज़रूर निकालेंगे। जी बिल्कुल, मैं एकदम आपके इस नजरिए का सपोर्ट करती हूँ। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है कि मिलके काम किया जाएगा तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि तब हम बच्चे को हर एक डायमेंशन से देख पाएंगे, वरना टीचर एक लिमिटेड टाइम के लिए देखती है जैसा कि आपने कहा, और माँ बाप एक अलग टाइम पे देखते हैं। तो उन दोनों टाइम जोन में उसके बिहेवियर को समझ पाना और फिर उस पे इंटरवीन कर पाना और उसको और बेहतर बना पाना, ये तो टीम वर्क से ही हो पाएगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी प्रियंका जी आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी प्रीति जी आपने। और
क्या है कि बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि कॉमन हो जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कोई बात नहीं। और ये जो सेशन है हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे विषयों पे जानकारी रहेगी। निश्चित रूप से आज जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना है उनको समझने में आसानी हुई होगी कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन किन किन लोगों को हो सकता है। चाहे वो बच्चे, उम्र का कोई मायने ही नहीं है किसी भी समस्या से जो है, और वो किसी को भी हो सकती है। सचेत रहने की ज़रूरत है और हमें उस पर विचार करते हुए तुरंत निर्णय लेने की ज़रूरत है। परवरिश में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है दोस्तों। इसी के साथ में ऐसे ही हम और विषयों के साथ मिलेंगे आपको, आपके हित में सोचते हुए, आपकी सॉल्यूशन दोस्त बन करके। और आज के कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ क्योंकि समय हमसे कह रहा है कि हम आपसे इजाज़त ले लें। तो बस यहीं पर दीजिए अपनी दोस्त शालिनी को इजाज़त। मिलती हूँ अगले रविवार कुछ और बातों के साथ, कुछ और मस्ती के साथ। और हाँ, अपनी फरमाइशें भेजना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी फरमाइशें अगर होंगी तो आपको भी लगेगा कि आप भी हमसे बिल्कुल कनेक्टेड हैं और आप अपने आप को महसूस करेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इसी के साथ मैं शालिनी इजाज़त लेती हूँ। मिलती हूँ अगले कार्यक्रम में आपकी अपनी फरमाइशों के साथ, आपके भेजे हुए सवालों के साथ और आपके मैसेजेस के साथ।